हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने इस चैनल इग्नो गाइडेंस में और मैं आरती। चलिए आज के इस वीडियो में हम लेते हैं हिस्ट्री यानी इतिहास को BHIE 144 यानी भारत में इतिहास लेखन की परंपराएं। ओके, ये फर्स्ट ब्लॉक का फर्स्ट यूनिट है। आई थिंक इसमें आपके ब्लॉक ही नहीं है, सिर्फ यूनिट दिया हुआ है। ठीक है ना, यूनिट वाइज इसको हम लेते हैं। अगर इसे हम देखते हैं तो इसमें हमारा फर्स्ट यूनिट क्या होगा ये हम थोड़ा देख लेते हैं, क्या आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें अगर हम देखते हैं तो ब्लॉक है। ब्लॉक 1 में अतीत तथा इतिहास है और जो यूनिट है वो होगा इतिहास क्या है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे यूनिट 1 ले लेते हैं, यानी ब्लॉक 1 में यूनिट 1 ले लेते हैं। इसको फिनिश कर देते हैं कि इतिहास क्या है आखिर। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं। उसके पहले क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए और उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम का। ठीक है, तो ब्लॉक 1 हो गया अतीत तथा इतिहास। ओके, अब इसमें आप इतिहास का जो अतीत और इतिहास होता है वो आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो इतिहास क्या है, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो जनरली हम इस वर्ड को यूज करते हैं, हम हिस्ट्री पढ़ते भी हैं, लेकिन वो है क्या इसमें हम ये देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। और सिर्फ हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे, जो हमें लगेगा कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, सिर्फ हम उसको इन वीडियो में लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि आपके एग्जाम है वो नियरेस्ट है, बहुत करीब आ रहे हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। प्रारंभिक भारतीय इतिहास का निर्माण कैसे हुआ, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि प्रारंभिक भारतीय इतिहास का निर्माण क्या है, या प्रारंभिक भारतीय इतिहास क्या है, या प्रारंभिक भारतीय इतिहास से आप क्या समझते हैं, समझाइए। कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आपको इसका आंसर देना होगा। तो चलिए फिर हम शुरू कर देते हैं। देखिए 18वीं सदी में प्रारंभिक भारतीय इतिहास, पहले हम ये देख लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि जिसको मैं ये रेड डबल कर दूं मतलब वो डबल ट्रिपल वो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आ जाता है। तो देखिए 18वीं सदी में ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने संस्कृत परंपरा में एक विशिष्ट श्रेणी के रूप में ऐतिहासिक साहित्य की खोज करना शुरू कर दिया। इस प्रयास में उन्होंने असफल रहने की घोषणा की और भारतीय संस्कृत और इसकी हिंदू सभ्यता को इतिहास विहीन मान लिया गया। विलियम जोन्स जैसे कुछ भारतविद आश्वस्त में थे कि कुछ ग्रंथों में इतिहास का केंद्रित तत्व समाहित हो सकता है, पर अधिकांश का यह मानना था कि इन ग्रंथों में अतीत के वास्तविक अभिलेखन का साक्ष्य बहुत कम मिलता है। एकमात्र अपवाद कल्हड़ की रजत रंगड़ी थी, जो कश्मीर की 12वीं सदी का इतिहास थी। यानी क्योंकि आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो इसमें हमें ये देखना होगा कि हमारा जो प्रारंभिक स्टार्टिंग का इतिहास था वो कैसा था। तो देखिए अगर हम 18वीं सदी की बात करते हैं तो हमारा जो भारत देश था वो उपनिवेश, एक तरह से उपनिवेशवाद बन गया था। किसका बन गया था, ब्रिटिश का बन गया था। यानी जो अंग्रेज थे वो यहाँ पे आए थे, उन्होंने भारत को एक उपनिवेशवाद बना लिया था। उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि जब कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पे जाकर के अधिकार कर लेता है, वहां के कहना चाहिए व्यापार पे अपना अधिकार कायम कर लेता है, और साथ ही साथ में व्यापार के साथ साथ में वहां पर वो राजनीतिक आर्थिक सामाजिक में भी अपना आधिपत्य कर लेता है। ठीक है ना, संस्कृत पर भी, तो वो उपनिवेशवाद कहला जाता है। तो यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या था कि जो भारतीय संस्कृति और इसकी हिंदू सभ्यता थी, इसको ये मान लिया गया था कि जो भारतीय संस्कृति और हिंदू सभ्यता है वो इतिहास में कहीं देखने को मिलती ही नहीं है, तो इतिहास विहीन मान लिया। यानी इतिहास इसका है ही नहीं है, किसका, भारतीय संस्कृति और हिंदू सभ्यता का। लेकिन विलियम जोन्स जैसे कुछ इतिहासकार थे यहाँ पर, उनको वो ये मानते थे कि कुछ ग्रंथों में इतिहास जो है, कुछ जो भारतीय संस्कृति और हिंदू सभ्यता है वो देखने को मिलता है इतिहास में, मतलब कहीं ना कहीं है। लेकिन बहुत कम ग्रंथों के अतीत में देखा जाए तो बहुत कम ही इसका साक्ष्य मिल पाता है, सबूत मिल पाता है। मात्र एक को छोड़कर, वह था कल्हड़ की रजत रंगड़ी। जो रजत रंगड़ी, यहाँ पे राजत रंगड़ी, जो रजत रंगड़ी थी जो कश्मीर के ऊपर बेस्ड थी, वहां पर 12वीं सदी में लिखी गई थी, कल्हड़ ने लिखी थी, उससे थोड़ा कुछ बहुत साबित होता था।
जो प्राच्यविद है उनका मत था कि प्राचीन भारत में कोई इतिहास नहीं था, क्योंकि प्राथमिक रूप से उनके अनुसार भारत में किसी भी तरह की ऐतिहासिक रचनाओं का नितांत अभाव था। देखिए दो यहाँ पे विद देखे जाते हैं, एक प्राच्यविद एक पाश्चात्यविद देखे जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए एक्चुअली क्या है कि प्राच्यविद क्या है और पाश्चात्यविद, दो दो मत होते हैं जो डिवाइड है। एक जो है एक इंडियन यानी भारत का फेवर लेगा, और एक जो विद होता है वो भारत के ऑलवेज अगेंस्ट होता है, खिलाफ होता है। तो प्राच्यविद इसी में था। प्राच्यविद का मानना था कि जो प्राचीन भारत था, पुराना भारत था, उसका कोई इतिहास ही नहीं था, कुछ ऐसी रचनाएं लिखी ही नहीं गई थी जिससे भारत के इतिहास के बारे में पता चल सके। तो इतिहास से उनका अभिप्राय, अब इतिहास से उनका मतलब क्या था, हम बार बार यहाँ पे इतिहास शब्द को यूज कर रहे हैं, तो इतिहास का मतलब क्या था उनका। तो देखिए इतिहास से जो उनका मतलब था, अनुशासिक इतिहास से था। अनुशासिक इतिहास, अनुशासिक इतिहास का मतलब क्या होता है, क्योंकि प्राचीन भारतीय जो थे इतिहास का बोध अनुपस्थित था, यानी जो प्राचीन भारतीय लोग थे, जो भारतीय थे और प्राचीन हो चुके थे, पुराने काल के लोग थे, यहाँ पे इतिहास नाम की चीज मिलती ही नहीं थी, और इस प्रकार वे ऐतिहासिक चेतना से भी विहीन, तो जो ऐतिहासिक चीजें होती है उससे भी वो अलग थे। तो इतिहास और ऐतिहासिक रचनाओं के बीच अंतर किया जाना महत्वपूर्ण है। अब देखिएगा यहाँ पे अब दो चीजें निकल के सामने आ गई। दो चीजें कौन सी निकल के सामने आई, एक तो चीज निकल के आ गई इतिहास, ठीक है ना, क्योंकि प्राचीन भारतीयों में इतिहास तो था ही नहीं, ठीक है ना। और दूसरी चीज आ रही है कि ऐतिहासिक चेतना से भी अलग थे, विहीन थे यानी अलग थे, नहीं था ऐतिहासिक चेतना। तो भाई इतिहास और ऐतिहासिक चेतना यानी ऐतिहासिक है क्या, इनको थोड़ा सा यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका अर्थ समझ लेते हैं इतिहास का और ऐतिहासिक को, क्योंकि हो सकता है एक क्वेश्चन इससे यहाँ पे क्रिएट कर सकता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास से आप क्या समझते हैं, इतिहास और ऐतिहासिक रचनाओं के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, इतिहास और ऐतिहासिक से आप क्या समझते हैं, तो इसको थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, ठीक है। ओके, तो चलिए इतिहास और ऐतिहासिक को थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर अब इतिहास को देख लेते हैं कि आखिर इतिहास क्या है, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम इतिहास को शब्द विच्छेद कर देते हैं ना, जनरली हम इतिहास को कैसे जानते हैं, कहते हैं ना इतिहास का मतलब क्या होता है, प्राचीन, ठीक है ना, या विगत काल की जो चीज घट गई हुई हो, ठीक है ना, जो घटना जो काल गुजर गया हो, ठीक है ना, उन घटनाओं का वर्णन करना, उन घटनाओं के विषय के बारे में कुछ लिखना इतिहास कहलाता है, ठीक है। जनरल शब्दों में कहते हैं, संधि विच्छेद करते हैं तो इति प्लस हा प्लस आस हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि हम देखते हैं कि इतिहास शब्द का एक अनुमान लगाया जाए तो मतलब किसी घटना को व्यवस्थित ढंग से या चित्र में उपस्थित करने की कोशिश करना, मतलब वो ऐसी घटना हुई होती है जब लिखी जाती है, जब उसे हमें पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हूबहू हमारे साथ वो हो रहा है, ठीक है, तो इतिहास हो गया। तो यहाँ पे हम संक्षिप्त में कह सकते हैं, ठीक है ना, बहुत कम शब्दों में कह सकते हैं कि इतिहास के अंतर्गत हम जिस विषय का अध्ययन करते हैं ना, उसमें घटित घटनाओं से संबंध रखने वाली घटनाओं का काल क्रम अनुसार वर्णन होता है, क्योंकि इतिहास में हम समय का भी महत्व रखते हैं, ठीक है ना, कौन सी लड़ाई, किसका जन्म कब, क्या कौन सा राज्यारोहण कब किस क्रम में हुआ, तो काल क्रम हो जाता है, ठीक है, या मानव की विशेष घटनाओं को ही इतिहास कहा जाता है। लेकिन अब यहाँ पे यदि हम ऐतिहासिक को देखते हैं, देखिए ऐतिहासिक क्या होता है, ऐतिहासिक का मतलब हो जाता है, यहाँ पर हम कह सकते हैं, जैसे हम कर सकते हैं कि इतिहास का वर्णन करने के लिए सामान्य शब्द के रूप में किया जाता है। जैसे सपोज दैट, अब आप कैसे कहेंगे, तो इसे ऐतिहासिक रिकॉर्ड, मतलब कि इतिहास में जो कुछ महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध क्षण पल होते हैं, ठीक है, उन चीजों के लिए ऐतिहासिक का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे आप कह सकते हैं बक्सर का युद्ध, ठीक है ना, पानीपत का युद्ध, तो ये युद्ध थे जो कुछ विशेष स्पेशल मूवमेंट थे उस समय के, तो ऐतिहासिक लड़ाइयां हो गई। तो इनको यानी कि इतिहास का वर्णन करने के लिए समान शब्द के रूप में ऐतिहासिक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इतिहास क्या है और ऐतिहासिक क्या है, मुझे लगता है कि क्लियर हो गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, राइट, इतना क्लियर हुआ कि इतिहास और ऐतिहासिक चीज क्या होती है। चलिए अब यहाँ पर आगे थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो ऐतिहासिक का मतलब इतिहास से संबंध रखने वाला, जैसे मैंने आपको बता दिया पानीपत का, बक्सर का, हल्दी घाटी का युद्ध, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो ऐतिहासिक हो जाते हैं, हिस्टोरिकल जिसे हम बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल, ठीक है, हिस्टोरिक,
ये चीजें हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ऐतिहासिक का मतलब जो इतिहास हो, इतिहास से संबंधित जो जानकारी हमें प्रदान करता हो। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं थोड़ा सा अब, ठीक है ना, क्योंकि प्राचीन जो इतिहास और ऐतिहासिक रचनाओं के बीच अंतर महत्वपूर्ण है। जो प्राच्यवादी थे उन्होंने देखा कि प्राच्यवादियों ने देखा कि महाकाव्य पुराणों तथा विदेशियों के वृत्तांतों में दर्ज की हुई कहानियों के आधार पर भारत के इतिहास का थोड़ा बहुत पुनर्निर्माण किया जाता है, लेकिन किसी प्रकार का ऐतिहासिक लेखन यहाँ पूरी तरह से अनुपस्थित था। यानी कि प्राच्यवादी जो थे, जो ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि भारत में कोई इतिहास था भी, वो ये कहते हैं कि जो महाकाव्य पुराण जो लिखे गए हैं, जो विदेशों के कुछ चीजें लिखी हुई, जो जैसे विदेशी लोग यहाँ पे आते थे और लिखते थे, दरबार में रहते थे, तो उन लोगों की कुछ वृत्तांतों में, कुछ बुकों में चीज देखने को मिलती है कहानियों के आधार पर कि भारत के इतिहास का थोड़ा बहुत जो है फिर से निर्माण किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ऐतिहासिक लेखन पूरी तरह से अनुपस्थित था। तो ऐतिहासिक लेखन और इस प्रकार ऐतिहासिक चेतना को वास्तविक इतिहास के चिन्ह के रूप में इसके विपरीत समझा गया है। तो इतिहास स्वयं में एक ऐतिहासिक चेतना से बंधा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो स्वयं वास्तविक इतिहास होता है, जो वास्तविक इतिहास होता है, तो ऐतिहासिक जो होता है वो वास्तव में इतिहास होता है। इतिहास में तो हम एक राजा के बारे में, मान लीजिए एक राजा के बारे में हम पढ़ते हैं तो वो इतिहास हो जाता है, लेकिन उस राजा के कुछ लाइफ के स्पेशल मूवमेंट होते हैं, कुछ क्षण होते हैं, कुछ पल होते हैं, ठीक है ना। वो किंग है, सम्राट है, राजा है, तो 100% वो कोई ना कोई काम ऐसा करेगा, या तो वो युद्ध लड़ेगा, तो वो क्षण, वो पल जो कुछ स्पेशल होते हैं, हिस्टोरिकल होते हैं, वो ऐतिहासिक कहला जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया ना। तो उसमें नवीन और अभूतपूर्व का सृजन करते हुए आत्मसात अभिकर्ता मौजूद होता है, और इसके विपरीत कहें तो इतिहास का लेखन स्वयं में ऐतिहासिक चेतना की मौजूदगी की ओर संकेत करता है। तो जब हम किसी युद्ध के बारे में पढ़ते हैं, एक हिस्टोरिकल स्टोरी हम पढ़ते हैं, तो हम उसमें खो जाते हैं और हमें लगता है कि A to Z हम क्या कर रहे हैं, अपनी आंख के सामने उस पूरे दृश्य को देख रहे हैं जो वहां पे युद्ध लड़ा गया था, ठीक है, राइट, यही तो होता है ना। ओके, चलिए अब आगे हम देख लेते हैं। कुछ प्राच्यवादियों ने प्रबोधन के दर्शन के मानववादी संस्करण से प्रभावित होकर भारत में इतिहास की खोज की शुरुआत की थी, और शुरुआती पाठ हिंदू विद तथा धर्म के ग्रंथों से संबंधित थे। दूसरी और 19वीं सदी में उपयोगितावादी विचार भारतीय इतिहास के नए निर्वचन की ओर उन्मुख यानी बढ़ रहे थे, और उनका मानना था कि तथ्य था कि भारत का कोई इतिहास नहीं रहा है। इस कारण भारतीय समाज की प्रकृति और भारत के अतीत को प्राच्यवादी निरंकुशता के सिद्धांत की पुष्टि के रूप में देखते हैं। लेकिन जेम्स मिल की द हिस्ट्री ऑफ ए ब्रिटिश इंडिया भारत के इतिहास के संबंध में विचार रखने का पहला प्रयास किया। तो जेम्स मिल की जो द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया एक बुक थी जो भारत के इतिहास को दर्शाती है, और भारत के इतिहास को 3 कालों में जो है डाइवर्ट करती है। वो 3 काल कौन थे? तो पहला हिंदू मुस्लिम सभ्यता था, ठीक है, पहला काल। दूसरा जो था ब्रिटिश शासन के रूप में विभाजित किया गया, ठीक है। तो हिंदू मुस्लिम, सॉरी 3 यहाँ पे, तो पहला हिंदू हो गया आपका, दूसरा यहाँ पे मुस्लिम हो गया, और तीसरा ब्रिटिश शासन के रूप में विभाजित किया गया था। तो भारतीय हिंदू सभ्यता, जो भारतीय हिंदू सभ्यता है, इसको पिछड़ी रूप में देखा गया था, यानी कि बहुत पिछड़ा हुआ इसको माना गया था, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत से ऐसे ऐतिहासिक लोग मिलते हैं जो जिन लोगों ने हिंदू सभ्यता को बहुत पिछड़ा हुआ माना था, या हीगल और हेगल लोग कुछ ऐसे थे, और उनके अनुसार भारत में जो नजर आता है वो इतिहास नहीं बल्कि पूर्व इतिहास है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इतिहास और ऐतिहासिक के बारे में यदि क्वेश्चन पूछता है, इतिहास के बारे में पूछता है, तो आप बड़े आराम से इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, जैसे थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो अभिलेख शास्त्र था, मुद्रा शास्त्र था, पुरातत्व पर काम होना जारी था, और इनका परिणाम भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में निकला, और यद्यपि यूरोप के साथ तुलनाओं ने इस पर नई शुरुआत पर दबदबा बनाए रखा। और 1960 के दशक में एक नया मोड़ आया जब भारतीय इतिहासकारों पर यह प्रकट हुआ कि प्राचीन काल में इतिहास की खोज करना संभव है, और स्वीकार किया गया कि भारतीय समाज सुसुप्त नहीं था तथा परिवर्तनों के दौर से गुजरा, और कहीं भी परिवर्तन एक रूप नहीं थे। यानी जो लोग मानते थे कि भारत का कोई इतिहास ही नहीं है, इतिहास नहीं है का मतलब उस समय कुछ ऐसा लिखा ही नहीं जाता था कि उस समय की कुछ बुकें, कुछ ऐसी चीजें मिल जाए, दस्तावेज मिल जाए, जिससे पता चले कि उस समय का समाज कैसा था। लेकिन जब 1960 के दशक में आया तो यहाँ पे भारतीय इतिहास जो थे, उन्होंने क्या किया, भारतीय इतिहासकारों ने खोजना चालू कर दिया भारतीय इतिहास को, और उन्होंने स्वीकार भी कर लिया था कि भारतीय जो समाज था वो सो नहीं रहा था, बल्कि बहुत सारे परिवर्तनों से गुजरा है, बहुत सारे चेंजेस उसमें हुए थे, और जो चेंजेस, जो परिवर्तन हुए थे, वो एक तरह के
रीतें बहुत अलग अलग तरह की थी। ठीक है, तो भारत के अतीत के संबंध में अब तक प्रचलित पहले के मत के मूल रूप से भिन्न था। जो पहले लोग मानते थे कि भारत का इतिहास नहीं, अब उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं कि भारत का इतिहास था, और इतिहासकार इस पर सहमत थे कि भारत में प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक परंपरा अस्तित्व में रही, किंतु यह एक कमजोर परंपरा थी। ठीक है, तो इतना मेरे ख्याल से काफी है किसके लिए, इतिहास और ऐतिहासिक के लिए। अच्छा, ऐतिहासिक परंपरा क्या है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, चलते चलते देख लेते हैं। ठीक है ना, भारत के इतिहास से या ऐतिहासिक में अंतर क्या है लिखिए, और ऐतिहासिक परंपरा आप क्या समझते हैं। 2 क्वेश्चन को एक साथ में कर सकता है, क्योंकि आपके क्वेश्चन 20 नंबर के आते हैं, इसलिए जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो लेंदी पूछा जाएगा। जनरली 2 क्वेश्चन को मिला करके एक क्वेश्चन बनाया जाता है। तो हो सकता है पूछ ले कि ऐतिहासिक परंपरा से आप क्या समझते हैं, भारत का इतिहास कैसा था, या भारत के इतिहास और ऐतिहासिक में क्या अंतर, और ऐतिहासिक परंपरा को समझाइए। इस तरह के क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं, ऐतिहासिक परंपरा क्या है। चलिए, जब समाज अतीत के संबंध में किसी प्रकार का बोध धारण करते हैं तो ऐतिहासिक परंपराओं का सृजन होता है। इनमें 3 तत्व शामिल होते हैं। तो ऐतिहासिक परंपरा क्या है, देखिए, जब समाज अतीत के संबंध में, यानी समाज में कोई अतीत में हुई घटना को जब हम देखते हैं, अपने आप में हम शामिल करते हैं, तो यहाँ ऐतिहासिक परंपराओं का सृजन होता है, यानी निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए, परंपरा का मतलब क्या होता है, एक परिपाटी जो बहुत टाइम से चली आई हुई होती है। अब जो कोई परंपरा, कोई रीति रिवाज जिसको हम बोलते हैं, अगर वो बहुत टाइम से चली आई हुई होती है तो इसमें बहुत सारे विचार शामिल होते हैं, बहुत सारे थॉट शामिल होते हैं। ठीक है ना, तो यह एकीकृत करने वाला, अपने आप में को आत्मसात करने वाला परंपरा होता है, रीति रिवाज होते हैं, जो हमारे अतीत में, पुराने टाइम में जो हमारे विश्वास थे, रीति रिवाज थे, मूल्य थे, वस्तुएं थी, उनमें हम विश्वास करते हैं। ठीक है ना, और इनसे उत्पन्न होती है ये सभी चीजें। तो समय के माध्यम से एक पीढ़ी द्वारा अगली पीढ़ी को सिखाई जाती है। ठीक है, यही क्या कहलाता है, ये ऐतिहासिक परंपरा कहलाता है। तो ऐसे विचार, ऐसे मूल, ऐसे रीति रिवाज जो पुराने टाइम से मौजूद थे और आज चल के प्रेजेंट टाइम में भी वो है, ये हमारी ऐतिहासिक परंपरा कहलाती है। जनरली हम लोग अपने वर्ड में बोलते हैं ना कि ये हमारी परंपरा है, हम इसे नहीं छोड़ सकते हैं, ये हमारे रीति रिवाज है, ये हमारी संस्कृति है, क्योंकि परंपरा जनरली संस्कृति से जुड़ी हुई होती है। तो ये हो गया परंपरा। अब इसमें हम 3 तत्व को शामिल कर लिया। पहला जो था वो ये था कि अतीत की घटनाओं की ऐतिहासिक चेतना, विशेषकर उन घटनाओं की जिन्हें समाज द्वारा प्रासंगिक या महत्वपूर्ण समझा जाता है। जैसा मैंने आपको कहा कि ऐतिहासिक क्या है, इतिहास में घटित ऐसी घटना, ठीक है, हिस्टोरिकल, जो अपने आप में बहुत ही खास है, ऐसा पल, ऐसा क्षण। तो ऐसी घटना जो घट चुकी हुई होती है, ठीक है ना, और जिन्हें समाज द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, और जनरली समाज द्वारा एक उसे कहावत के माध्यम से, कहानी के माध्यम से ऐसे प्रस्तुत किया जाता है कि जो अनवरत चला आता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। ठीक है ना, तो पहला हो गया ये अतीत का, क्योंकि आपको ऐतिहासिक घटनाएं अतीत में ही मिलेंगी। फिर इन घटनाओं को एक कालानुक्रमिक रूप में व्यवस्थित किया जाता है, और ये कारण के तत्व को प्रदर्शित करती है। अब देखिए, मैंने कहा एक कोई घटना हुई, ठीक है ना, मान लीजिए एक लड़ाई हुई। अब उस लड़ाई में यदि आप देखते हैं, प्लासी का, बक्सर का, पानीपत का, बहुत सारे युद्ध लड़े गए थे। अगर आप इन युद्धों को देखते हैं तो इन युद्धों में वो युद्ध जो था ऐतिहासिक हो गया, हिस्टोरिकल हो गया, ऐतिहासिक बन गया। लेकिन उस ऐतिहासिक युद्ध के अंदर आप हमेशा समय का विशेष महत्व दिया जाता है, स्थान का विशेष महत्व दिया जाता है। मतलब वो युद्ध कब स्टार्ट हुआ, किसके बीच में हुआ, कब कब हुआ, कितनी बार हुआ। तो ये कालानुक्रमिक कहलाता है। काल के हिसाब से, समय के हिसाब से उसमें हर एक युद्ध का वर्णन होता है, कितने दिन तक चला। ठीक है ना, तो ये काल क्रमिक, यानी काल के हिसाब से, समय के हिसाब से व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, राइट। तो ये दूसरा हो गया। फिर तीसरा, इन घटनाओं को उस समाज की आवश्यकताओं के अनुसार दर्ज किया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो समाज की आवश्यकताएं होती हैं उसको भी इसमें जोड़ दिया जाता है, उन घटनाओं को। तो 3 चीजें हो गई इसमें, ठीक है ना, किसमें, ऐतिहासिक परंपरा में। पहली चीज हो गई कि जो घटना होती है समाज द्वारा एक्सेप्ट कर ली जाती है, स्वीकार कर ली जाती है, वो ऐतिहासिक बन जाती है। दूसरी चीज इसमें कालानुक्रमिक, यानी कि काल का, समय का इसमें व्यवस्थित रूप से वर्णन किया जाता है। और तीसरा हो जाता है समाज की आवश्यकताओं को इसमें दर्ज किया जाता है। ठीक है, तो अब इसे हम देख लेते हैं
कि ऐतिहासिक परंपरा उन प्रामाणिक घटनाओं को दर्ज करने वाली हो सकती है जो यथार्थ घटनाएं भी रही हो सकती है और नहीं भी। यानी जनरली हम देखते हैं जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें असत्य होती हैं, जरूरी नहीं है कि उसमें सत्य ही हो, बहुत सारी चीजें जोड़ी जाती हैं अपने आप से, ठीक है ना, प्रामाणिक नहीं होती हैं, सत्य नहीं होती हैं, जोड़ दी जाती हैं। और लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो चीजें सत्य भी होती हैं। तो ऐतिहासिक परंपरा में हमें दो चीजें मिलती हैं, ठीक है, जो घटनाएं होती हैं वो प्रामाणिक भी होती हैं और अप्रामाणिक भी होती है। जो घटनाएं होती है वो सच भी होती है और नहीं भी होती है। लेकिन अनिवार्य रूप से अतीत के संबंध में मान विश्वास को प्रदर्शित करती है। लेकिन अतीत में जो हो चुका होता है वो यहाँ पर 100% बताया जाता है, मतलब ये हो चुका है, ये हमें पता चलता है। अकबर का, अशोक का, जिसका भी, चंद्रगुप्त मौर्य का जिसका भी युद्ध हुआ वो हमें पता है हुआ। लेकिन A to Z क्या उस युद्ध में हुआ, कैसे हुआ, कालक्रम क्या है, समय क्या है, ये हमें नहीं पता। तो हो सकता है कि जिस इतिहासकार ने इसको लिखा उसने बढ़ा चढ़ा के लिख दिया, ठीक है ना। तो अतीत के संबंध में विश्वास को ये प्रदर्शित करती है। ऐतिहासिक परंपरा एक सामाजिक प्रकार का प्रसाद होता है और जब ऐतिहासिक परंपरा का विकास होता है तो उससे कुछ निश्चित संकेतक भी होते हैं, इंडिकेटर होते हैं। ऐतिहासिक परंपरा की विशेषताएं यदि आपसे पूछता है, गुण पूछता है तो परेशान मत होइएगा, यही है, यही पे। पहले चलिए मैं आपको बता देती हूँ। पहली विशेषता ऐतिहासिक परंपरा की क्या है, विशेषता पूछता है, लक्षण पूछता है, गुण पूछता है, तीनों के मतलब एक निकलते हैं। पहली विशेषता है कि ऐतिहासिक परंपरा उन प्रामाणिक घटनाओं को दर्ज करने वाली हो सकती है जो यथार्थ घटनाएं हो भी या नहीं भी हो, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, अतीत के संबंध में मान विश्वास को प्रदर्शित करती है। हम मानते हैं कि अतीत में ये घटनाएं हो चुकी हैं, इसको प्रदर्शित करना किसका काम होता है, ऐतिहासिक परंपरा का होता है। तीसरी विशेषता क्या बन गई, ऐतिहासिक परंपरा एक सामाजिक प्रकार का साध होता है। समाज में कार्य हो चुके होते हैं उनको बताना ऐतिहासिक परंपरा का काम होता है। जनरली हम लोग किंवदंतियों के माध्यम से, लोक कथाओं के माध्यम से भी ऐतिहासिक परंपरा को देखते हैं, कहानियों को सुनते आते हैं, ठीक है ना, राजाओं के किसी के बारे में भी। ये भी ऐतिहासिक परंपरा है, ठीक है, जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। और ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 विशेषताएं आपको बता दी। अब यहाँ पे कुछ संकेतक, इंडिकेटर देख लीजिए ऐतिहासिक परंपरा के। जैसे कोई समाज समय के किस बिंदु पर ऐतिहासिक परंपरा के सृजन की आवश्यकता का अनुभव करता है, यानी ऐतिहासिक परंपरा का सृजन, निर्माण कब होता है, उसकी आवश्यकता कब पड़ती है। पहला, इस परंपरा के रखवाले, रक्षक कौन होते हैं। क्वेश्चन एक उठ जाए कि यदि ऐतिहासिक परंपरा है तो कैसे, क्यों, फिर किस प्रकार के साहित्य में परंपरा अंतर्निहित होती है, यानी कि रहती है। इस परंपरा को दर्ज करने के लिए कौन सी शैली उपयोग में लाई जाती है। एक विशेष सामाजिक संदर्भ में ऐतिहासिक परंपरा की रचना, संरचना क्या हो सकती है और यह परंपरा किस प्रकार के श्रोताओं और दर्शक गण को संबोधित करती है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो संकेतक, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ऐतिहासिक परंपरा से आप क्या समझते हैं, इसके लक्षण, विशेषताएं या गुण लिखिए तो ये आ सकता है। या फिर इतिहास और ऐतिहासिक परंपरा में अंतर स्पष्ट कीजिए और इतिहास और ऐतिहासिक में अंतर स्पष्ट कीजिए और इसके बाद ऐतिहासिक परंपरा के वो पूछ सकता है, ठीक है, लक्षण पूछ सकता है। चलिए, तो यहाँ पे हमने देखा कि ऐतिहासिक परंपराएं इस प्रकार अतीत के उन पहलुओं का संकेत करती हैं, मौखिक रूप में या ग्रंथों में दर्ज, जो पुरातन या परिकल्पित ऐतिहासिकता की शुद्धता को धारण करते हुए पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सचेत रूप में हस्तांतरित होती। जो मैंने आपसे अभी कहा, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलती है। मैंने ये भी कहा आपसे कि ये जो है किंवदंतियों में, लोक कथाओं में चलती है, तो वही मौखिक रूप हो गया कि हम किसी की कहानी सुनते आते हैं और वो हमें रियल में लगने लगता है। जरूरी नहीं कि वो रियल हो, या रियल हो भी सकता है, दोनों चीजें होती हैं ऐतिहासिक परंपरा में। यही होता है, मौखिक रूप या ग्रंथ में या फिर लिखी हुई वो हो सकती है, ठीक है ना, राइट। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्या, ऐतिहासिक परंपरा। ऐतिहासिक परंपरा की ओर मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है। भारतीय ऐतिहासिक परंपरा में 3 तरह की परंपराएं शामिल है, बस आप माइंड में रखिएगा। क्वेश्चन यदि पूछ देता है तो आप से ना बने, ये ना हो। तो ऐतिहासिक परंपरा में 3 तरह की परंपराएं शामिल है। हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे कि भारतीय ऐतिहासिक परंपरा से क्या समझते हैं। पहला देखिए, पौराणिक परंपरा है, जो हमारे महाकाव्य, पुराण, ये सब महाभारत और रामायण वगैरह लिखे गए, ये पौराणिक परंपरा के अंतर्गत आते हैं। श्रमण परंपरा यानी विशेषकर बौद्ध तथा जैन परंपरा, यानी एक बौद्ध और जैन के बारे में, और तीसरा चारण परंपरा हो गई, ठीक है ना। तो पौराणिक परंपरा में मुझे नहीं लगता है कि कुछ ज्यादा हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि पौराणिक और श्रमण
यानी कि बौद्ध और जैन परंपराएं आपको लिखित ही मिलेंगी, फिर लिखित ग्रंथों के रूप में मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि लेखन का निर्माण करती है, तो इसमें विशेष तौर पर ग्रंथ के रूप में ही आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, राइट। तो इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, महाकाव्य वगैरह जो है, काव्य वगैरह जो है, ठीक है ना, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं, पौराणिक परंपरा और श्रमण परंपरा यानी बौद्ध और जैन परंपरा के अंतर्गत, ठीक है। तो इसे आप देख लीजिएगा, ठीक है, ओके। ये यहाँ पे जो है आंसर भी आपका आ गया, देखिए ऐतिहासिक परंपरा क्या है, व्याख्या कीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि आपके मत में उपनिवेशवादी विद्वानों की भारत में किसी प्रकार के ऐतिहासिक बोध के विद्यमान होने के संबंध में क्या प्रतिक्रिया थी। तो इसका आंसर सबसे पहले हमने देखा था इतिहास और ऐतिहासिक में कि प्राच्यवादी जो थे वो मानते ही नहीं थे कि यहाँ पे कोई भी ऐतिहासिक या इतिहास का लेखन कार्य किया गया है, ऐतिहासिक बोधन पाया गया है। जो ऊपर मैंने बताया ये इसका आंसर होगा, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। प्रारंभिक भारत में अतीत के प्रति दृष्टिकोण तथा उसका पाठांकन, अतीत के प्रति मुझे नहीं लगता है इंपॉर्टेंट हो सकता है, ओके। विभिन्न प्रकार की ऐतिहासिक परंपराएं, ये हम देख लेते हैं कि ऐतिहासिक परंपराएं कौन कौन सी होती हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। विभिन्न प्रकार की ऐतिहासिक परंपराएं, जो इतिहास होता है और पुराण परंपराएं एक प्रकार के इतिहास संबंधी विचार का निर्माण करती हैं, ठीक है, राइट। अब ऐतिहासिक परंपराएं जो विभिन्न प्रकार की होती है, तो प्रथम क्या है, प्रथम ले लेते हैं इसमें पहला चरण, यानी पहले चरण के तत्व दूसरे में भी बने रहते हैं। चारण परंपरा ऐतिहासिक चेतना से युक्त विभिन्न प्रकार की परंपरा का निर्माण करती है और इन दोनों परंपराओं के बीच संबंध तनावपूर्ण था। अब होगा ही, क्योंकि अगर हम पौराणिक परंपराएं पढ़ते हैं तो उसमें आप हिंदू धर्म को पढ़ेंगे, लेकिन जब आप श्रमण परंपरा पढ़ते हैं तो उसमें आप बौद्ध एवं जैन परंपरा को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अलग धर्म को हम पढ़ रहे हैं। तो श्रमण परंपराएं में धार्मिक मंतव्य से अलग नहीं थी, उन्होंने इतिहास जिस प्रकार संबंध थे, उनकी दृष्टि थी, वो मानते थे, उन्होंने प्रयास किया था। जैन और बौद्धों के साहित्य में कुछ प्रभावी विचारों को भी शामिल किया गया था। तो यहाँ पर जो है संघ और जो मठ हुआ करते थे उनको भी इसमें जो उनको संरक्षित करते थे ऐतिहासिक परंपराओं को, जैन धर्म को, बौद्ध धर्म को, तो उनको कौन संरक्षण देता था, मठ और ये राजा लोग जो थे उनको संरक्षित करते थे, तो प्रमुख ये संस्था हुआ करते थे, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं ऐतिहासिक परंपराओं के भिन्न दृष्टिकोण के पीछे कई कारक हैं। तो यदि ऐतिहासिक परंपरा का दृष्टिकोण पूछता है तो आपको फिर ये आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे कुछ उत्तरदायी कारक कौन कौन से, ऐतिहासिक परंपरा के भिन्न दृष्टिकोण के पीछे उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं, ऐतिहासिक परंपरा के उत्तरदायी कारक यदि पूछता है तो आपको आंसर ये लिखना पड़ेगा। पहला कारक है इन धर्मों के संस्थापकों की ऐतिहासिकता, रूढ़िगत मूल विचारों से भिन्न मतों का उदय, जैसे हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये अलग अलग मत हो गए। परलोक संबंधी सिद्धांत का महत्व, सभी ने परलोक का महत्व अलग अलग बताया। यहाँ पर संरक्षण दाताओं की सामाजिक पृष्ठभूमि, संरक्षण इन्हें कौन देते थे, जनरली राजाओं के द्वारा संरक्षण इनको दिया जाता था और अधिकांश कृषक और व्यापारी वर्ग से इनके संबंध हुआ करते थे, जो कि व्यापारी एक देश से दूसरे देश में, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते थे, इनके धर्मों का प्रचार करते थे। उनकी शिक्षाओं का प्रारंभिक नगरीय साक्षर परिवेश हुआ करता था, मठ वगैरह हुआ करते थे। बौद्ध धर्मों में यदि हिंदुओं में देखा जाए, पौराणिक में देखा जाए तो ये लोग गुरुकुल वगैरह बनाया करते थे, ठीक है ना। इनके विभिन्न मत संप्रदायों के पंथों के रूप में स्थानीयकरण, विभिन्न पंथों के बीच वैचारिक मतभेद 100% है, उनको सुरक्षित रखे जाने की आवश्यकता। बौद्ध धर्म कुछ और कहता है, जैन धर्म कुछ और कहता है, हिंदू धर्म कुछ और कहता है। तो इनके जो वैचारिक मतभेद थे उनको भी यहाँ पे सुरक्षित रखा गया और अलग अलग थे। धार्मिक पंथों एवं राजनीतिक सत्ता के बीच अंतर क्रिया थी। तो 8 यहाँ पर कारण दिए हुए हैं ऐतिहासिक परंपरा के दृष्टिकोण के, ठीक है, जो उत्तरदायी माने जाते हैं। ग्रंथ अगर हम देखते हैं तो बौद्ध पाली ग्रंथ, थेरवादी बौद्ध ग्रंथ, थोड़ा देख लीजिएगा, हो सकता है ग्रंथ से ऐतिहासिक ग्रंथ अगर पूछ दे। महाविहार, संघाराम के इतिवृत्त, उत्तर बौद्ध परंपरा से संबंधित बुद्ध जीवनियां मिलती है पढ़ने के लिए। रचनाएं, ऐतिहासिक रचनाएं यदि पूछ लेता है तो फिर आपको ये लिखना पड़ेगा। वो रचनाएं जिन्हें ऐतिहासिक रूप से श्रेणीबद्ध किया गया था, ठीक है ना, जिसमें राजकीय जीवनियां, अभिलेख और इतिवृत्त के 3 आते हैं। इसे थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऐतिहासिक परंपराओं के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संदर्भ, क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो इसमें इतिहास और ऐतिहासिक
दो चीजें आपके लिए, ऐतिहासिक परंपरा, दो चीजें आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इसमें दिया है, देख लीजिएगा। ऐतिहासिक परंपराओं के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संदर्भ क्या थे। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसे चलिए हम ले लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। एक नजर देख लेते हैं कि ऐतिहासिक परंपरा जब हम पढ़ ही रहे हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है, ऐतिहासिक परंपराओं के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संदर्भ क्या थे। अब देखिए, जो ऐतिहासिक परंपराएं होती हैं संदर्भों के अनुसार आकार ग्रहण करती हैं, ठीक है ना। और सत्ता जो संसाधन होते हैं उनके अनुसार इनमें परिवर्तन होता है। देखिए, जनरली कोई भी ऐतिहासिक जो चीज हम पढ़ते हैं वो A to Z पुराने टाइम से सेम उसी रूप में हमारे सामने नहीं आती हैं। किंवदंतियां, कथाएं होती हैं तो कहते कहते बहुत सारे रूप बदल लेती है, ठीक है ना। तो बहुत सारे परिवर्तन इनमें होते हैं और परिवर्तित होते होते हुए हम तक पहुंचती है। आप ऐसा कह सकते हैं कि अतीत टाइम से, पुराने टाइम से जो किंवदंतियां, जो ऐतिहासिक परंपराएं चल रही हैं, हम तक पहुंचते पहुंचते वो बहुत बदल चुकी हैं, ठीक है ना। तो ऐतिहासिक परंपराओं को विभिन्न ऐतिहासिक संदर्भों में घटित होने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रखकर जाना जा सकता है, ठीक है, राइट। तो प्रारंभिक भारत में अब यहाँ पे समझ लेते हैं ऐतिहासिक परिवर्तन क्या क्या है, ऐतिहासिक संदर्भ समझ लेते हैं कि ऐतिहासिक संदर्भ तथा घटित हुई परिवर्तन क्या कहलाते हैं। अब देखिए, जो प्रारंभिक भारत है, स्टार्टिंग में जो भारत था, सामाजिक संगठन के दो रूप को साक्ष्य यहाँ पे मिलता है, ठीक है ना। यानी प्रारंभिक काल में वंश समाजों का उदय और जिनका बाद में राज समाज ने अनुकरण किया। यानी कि अगर हम भारत के बारे में देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें वंश, गोत्र वगैरह देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। और देन उसके बाद समाज का विकास हुआ, राइट। तो दो चीजें यहाँ पे हो गई, वंश और समाज का विकास हुआ स्टार्टिंग में। लेकिन आगे चल के धीरे धीरे जो समाज था वो राज समाज में बदल गया। यानी कि एक तरह से शासन जो है, शासन व्यवस्था जो है वो यहाँ पे चेंज हो गई, राइट। तो पहले जो वंश था, जो वंश और समाज था जो एक राज्य को चलाता था, अब यहाँ पे जब शासन आ गया, राजाओं का वो अधिकार हो गया, तो यहाँ पे वो राज्य समाज हो गया। तो इनमें दोनों संगठन, अब दो संगठन कौन से थे, एक वंश समाज था और दूसरा राज्य व्यवस्था था, ठीक है, प्रारंभिक काल में। तो एक वंश समाज में पहचान किसी वंश या कुटुंब से उत्पन्न होती थी, जैसे मैंने कहा ना, शूद्र, वैश्य, ऐसे गिना जाता था, ये वंश ही तो कहलाते हैं ना। और जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने जाते थे, जैसे वंश का तात्पर्य क्या होता है, एकल पूर्वज से उत्पन्न पीढ़ीगत से संबंधित समूह जो किसी वास्तविक या काल्पनिक वंशावली द्वारा परिभाषित होता है। जैसे मैं शूद्र हूँ, मैं, ठीक है, मैं क्या हूं, मैं वैश्य हूँ, ये वैश्य है, ये शूद्र है। तो इस तरह से वंश का निर्माण होता है। राजपूत, क्षत्रिय, क्या ये वंश कहलाते हैं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं राजपूत हूं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, ठीक है ना। तो एक ही वंश, एक ही कुल से संबंध रखने वाले व्यक्ति जो होते हैं अपनी पहचान को एक पूर्वज से जोड़ते कि हमारे पूर्वज क्षत्रिय थे तो हम भी क्षत्रिय हैं, ठीक है ना, राजपूत थे तो हम भी राजपूत हैं, तो ये वंश कहलाता है, ठीक है। और इनमें नातेदारी सामाजिक बंधनों के केंद्र में होती है तथा समाज के भीतर विभिन्न प्रकारों को नियंत्रित करती है। और हमें पता है कि समाज होता है, समाज में मनुष्य रहता है, मनुष्य समाज से जुड़ा हुआ होता है, तो अनेक तरह के कार्य करता है, क्रियाकलाप करता है, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पर हमने क्या देख लिया, ये वंश हमने देखा। अब वंशावलियां क्या होती हैं, ठीक है ना। तो वंशावलियां वर्तमान तथा अतीत दोनों की पहचान जो है वंशावलियों से रखी जाती है। यानी कि वंश संबंधी जो मिथक होते थे, मिथक का मतलब होता है जो मिथ्या, जो एक भ्रांति फैलाई गई है, ठीक है ना, जैसे बोलते हैं कि मिथक है, भ्रांति है, मिथ्या है, झूठ है, इस तरह के साथ वंशावलियों का किसी वंश समाज की प्रक्रियाओं, परस्पर मिश्रण, विखंडन को भी दर्ज करती है। अच्छा, जनरली क्या होता था कि पहले की जरूरी नहीं है कि जो आज से, अगर हम पुराने टाइम में पढ़े कि जो क्षत्रिय, राजपूत, जिनका जो वंश था A to Z वही चलाया हो, कभी कभी बीच में क्या होता था कि चेंज भी हो जाते थे, ठीक है ना, इन्होंने जगह बदल दी, कुछ भी हो गया इनके साथ, तो परिवर्तन भी इनमें जनरली देखने को मिलता था, विखंडन यानी टूटना भी इनमें देखने को मिलता था। तो जब एक बृहद वंश छोटी छोटी वंश शाखाओं में टूटता था तो उनमें से कुछ नए स्थानों की ओर प्रवास कर जाते थे। जो जस्ट अभी मैंने कहा कि एक, मान लीजिए बहुत बड़ा वंश है, राजपुताना वंश मैं ले लेती हूँ, ठीक है, क्षत्रिय ले लेती हूँ, अब ये छोटी छोटी शाखाओं में टूट गए। अब जब ये टूट गए तो सीधी सी बात है, टूट कर ये दूसरे स्थान पर चले गए, यानी कि एक दूसरे से अलग हो गए, दूसरी जगह पर चले गए, तो इसे विखंडन कहते हैं, टूटना, ठीक है। तो एक वंश का छोटी छोटी शाखाओं में टूट जाना और टूटने के बाद नए स्थानों पर चले जाना ही विखंडन कहलाता है। और मिश्रण तब होता है जब कुछ वंश आपस में मिलकर एक बड़ा वंशी समूह निर्मित कर लेते हैं। और वही मान लीजिए जो विखंडन हुआ, ये टूट गए, दूसरी दूसरी जगहों में चले गए, अब मान लीजिए आगे जाकर ये फिर मिल जाते हैं, ठीक है,
और आपस में मिल जाते हैं तो उनका मिश्रण हो जाता है और एक बहुत बड़े वंशी समूह का निर्माण करते हैं। तो रोमिला थापर, ये तर्क है, एक रोमिला थापर है जो इतिहासकार है, वो मानते हैं कि वंशों को पद सोपान क्रम में व्यवस्थित किया गया था और यह व्यवस्था आवश्यकता होने पर इस तरह व्यवस्थित किए जाने के बाद के समय में वंशावली या अन्य रूपों में अंकित या सिरे से सूत्रबद्ध की जाती थी। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका वंश भी है, वंशावली भी हो सकता है, तो इसको थोड़ा सा माइंड में रख लीजिएगा, ठीक है। ओके, जैसे भी यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक अगर हम वंश की यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर एक परिपाटी की हम बात कर रहे हैं, तो देख लीजिए यहाँ पर पुरोहित को ही देख लीजिए, ठीक है ना। पुरोहित का काम क्या होता था? पुरोहित का जनरली काम होता था अनुष्ठान वगैरह करवाना, ठीक है ना, मंदिरों का काम करवाना, राजाओं के यज्ञ वगैरह करवाने का काम जनरली जो होता है पुरोहित करते थे। तो पुरोहित मुखिया की प्रतिष्ठा को वैधता प्रदान करता था, बदले में मुखिया से भौतिक उपहार प्राप्त करते थे ये। लेकिन समय के साथ साथ वंशों का महत्व तब बढ़ गया, कब बढ़ गया इस वंशों का महत्व? जब अनुष्ठान विशेषज्ञों का एक विशेष समूह उदित हो गया और कुछ अतीत से संबंधित परंपराओं को कंठस्थ करने, यानी जिन्हें हम आज की डेट में पंडित बोलते हैं, ठीक है, बाद में कवि लोग भी आए, इनका भी एक वंश अपना बना, ठीक है। सूत, भाट, चारण कवियों का वर्ग रहा, ठीक है ना। और जैसे मान लीजिए बहुत से लोगों ने पुराने टाइम की जो पौराणिक चीजें थी उनको रट लिया और दरबारों के यहाँ, राजाओं के यहाँ दरबारों में जाके उसका बखान करते थे, तो वो भाट, चारण या कवि कहला जाते थे। फिर इनकी भी एक परंपरा वंशावली चल गई, इनका भी एक वंश हो गया, ठीक है। मुखिया के पास सत्ता थी और पुरोहित द्वारा उनकी नायक के रूप में प्रशंसा की जाती थी, मतलब मुखिया का मतलब जो शासन जिसका होता था। और यही वह संदर्भ है जिसमें नायक प्रशंसा यानी नारा असंसी और गाथाओं ने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था। और ये कविताएं अपनी लंबाई में लघु आकार की थी, मतलब बहुत छोटी हुआ करती थी, राइट। अब देखिए यही तो होता था ना, जो कवि लोग हुआ करते थे, पुरोहित हुआ करते थे, जो उस समय के राजा लोग हुआ करते थे, उनका बखान करते थे, सच हो या ना हो उनको खुश करने के लिए, पुरस्कार पाने के लिए कविताएं लिखा करते थे, ठीक है ना, उनकी जीवनी लिखा करते थे और उनका बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया करते थे। यानी उनका मुख्य लक्ष्य था मुखिया के महत्व को बढ़ाना, ठीक है ना। ओके, और इन मंत्रों का वंश संबंधियों की सभा में बखान किया जाता था और ये वंश विशेष की पहचान को दोहराते थे, ठीक है ना। तो वंश समाजों के भी कई प्रकार थे, गण संघ, गणराज, कुल वंशों की सभाएं, इस तरह से वंश समाज भी यहाँ पे देखे जाते थे, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, जैसे पाली है, अब पाली में रचित बौद्ध त्रिपिटक इन समाजों के विषय में विस्तार से बताते हैं। बुद्ध ऐसे ही एक गण संघ शाख से संबंध रखते थे और धीरे धीरे इनमें कुछ राज्य व्यवस्थाओं में बदलाव भी देखे गए थे और नियंत्रित अधिकार भी इनके देखे गए थे। तो ये वंश समाज कहलाते हैं, ठीक है। ओके, चलिए देखिए, जब प्रथम शताब्दी आई यानी कि बीसी के मध्य में, अब क्या हुआ, हम वंश पढ़ रहे हैं इसमें, तो मध्य जो गंगा था उसके मैदानों में राजतंत्र का उदय हो चुका था। राजतंत्र का मतलब यहाँ पे होता है कि वंश से अब लोग आगे निकल रहे थे, ठीक है ना। और जो दलपत या मुखिया हुआ करते थे उनके माध्यम से क्या करते थे, संपत्ति जो होता था, जो उनके पास पूंजी हुआ करती थी, घर वगैरह हुआ करते थे, उनके संग्रहण इकट्ठा किया करते थे। अब उपहार और जो यज्ञ वगैरह हुए होते थे उनमें खर्च नहीं करते थे। पहले क्या हमने देखा था कि मुखिया जो होते थे, उनके प्रजापति जो होते थे, वो है ना, मुखिया के ऊपर खर्च किया, मुखिया को खुश करते थे, मुखिया उनके ऊपर सारी चीजें खर्च करते थे, यज्ञ वगैरह में उपहार वगैरह किया करते थे। लेकिन अब जो है धीरे धीरे ऐसा नहीं होता था, क्योंकि वो शक्तिशाली बन चुका था, ठीक है। और कृषि और जो लौ जो प्रौद्योगिकी था, यानी लौ का यहाँ पे विकास हुआ, इससे नगरीकरण जो हुआ उसकी भी शुरुआत हुई थी। अब यहाँ पे वंश जो है जाति में बदलने लगा था, यानी जाति अब समाज में पद सोपान क्रम को नियमित करने लगी थी। तो एक तरह से इसकी पहचान जाति से होने लगी थी, ठीक है। शूद्र व अपरश्रय श्रमिक वर्गों में बदल गए थे और यह सामाजिक संगठन अधिक जटिल स्वरूप धारण कर चुका था। पहले एक वंश हुआ करता था, वंश के बाद जो एक जाति में हो गई, जाति में लोग अलग अलग हो गए। जो नीचे कास्ट के हुआ करते थे शूद्र, ठीक है ना, और जो और उससे नीचे हुआ करते थे हरिजन वगैरह, उनको लोग छुआ भी नहीं करते थे, इनको श्रमिक माना करते थे। काम वगैरह रोजी रोटी वाला काम, खेती किसानी वाला काम और जो काम हुआ करते थे वो वाले काम ये किया करते थे। तो जो एक सामाजिक संगठन था उस वक्त का, वो और ज्यादा जटिल हो गया था, ठीक है ना। और इसे केंद्रीय शक्ति द्वारा शासित किए जाने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी थी।
जब एक केंद्रीय शक्ति की आवश्यकता महसूस की जाने लगी तब यहाँ पे राजतंत्र का उदय हुआ और धीरे धीरे प्रचलित व्यवस्था बन गई। ठीक है, यानी कि राजा का तंत्र, राजा अब राज को प्रतिनिधित्व करने, प्रतिबिंबित करने लगा, यानी उसको चलाने लगा। पूरा अधिकार राजा का हुआ करता था और राजतंत्र के उदय के साथ वंश समाज हाशिए में चला गया। तो जो एक वंश समाज था, वंश समाज का एक जो वर्चस्व था, एक उसका अधिकार था, ठीक है ना, उसका जो शासन था राजतंत्र के आने से खत्म हो गया था यहाँ पर। अब जब राजतंत्र का उदय हुआ तो उन्होंने गढ़ हुआ करते थे, संघ हुआ करते थे, उनके प्रति विरोध का रवैया दिखाया। वो नहीं चाहते थे गढ़ और संघ हुआ करे, क्योंकि वो चाहते थे कि इन सभी में राजा का अधिकार हो, राजा का शासन चले। ठीक है ना, राइट, ओके। फिर इसी तरह से वंश समाजों से भिन्न राजतंत्र अपने संसाधनों को नियमित करों से प्राप्त करते थे, क्योंकि जब राजतंत्र आया तो लोगों के ऊपर कर लगाए जाने लगे। कर बहुत तरह के रह गए तो हुआ करते थे। भूमि का जो एक सामूहिक स्वायत्त था लोगों का, वो अब यहाँ पर खत्म होने लगा था। ठीक है ना, और जो परिवर्तन हो रहे थे वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा चेंजेस आने लगे, बहुत ज्यादा परिवर्तन लोगों में होने लगे। और गुप्त काल तक जो है यहाँ पर मध्यस्थों का उदय देखने को मिला था, यानी कि राज्य के अधिकार और शासन की जटिलता यहाँ पर ज्यादा देखने को मिली थी। राजा की जो शक्ति और अधिकार है वो ज्यादा यहाँ बढ़ा दिए गए थे और गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों चीजों में यहाँ पे परिवर्तन देखने को मिला था। अब गुप्त काल में और क्या हुआ? गुप्त काल में एक और चीज देखने को मिलती है कि ब्राह्मणों को जो भूमि है वो अनुदान में दिए गए, यानी कि दान कर दिए गए। ठीक है ना, और जिन्हें राजा की सत्ता को वैधता प्रदान करने के बदले उपहार में दिए गए थे, यानी राजा अपने पद पर आसीन रहे, राजा पे उनका आशीर्वाद सदा बना रहे, वो राजा से शत्रुता ना करे, इसलिए वो क्या करते थे कि ब्राह्मणों को अपने बस में रखने के लिए, अपने शासन में चलाने के लिए, अपने शासन को चलाने के लिए ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में यानी दान में दिया करते थे। और जल्द ही न केवल ब्राह्मण बल्कि धार्मिक संस्थानों प्रशासकों को भी इस भूमि के अनुदान को दिया जाने लगा था। जो धार्मिक और प्रशासन हुआ करते थे, मंदिर वगैरह को जो वो किया करते थे, धर्म वगैरह को जो चलाते थे, यज्ञ वगैरह जो किया करते थे और लोग हुआ करते थे, और जो प्रशासन को चलाते थे उनको भी भूमि अनुदान दिया जाने लगा। और इसका परिणाम ये हुआ कि कृषकों और राजाओं के बीच एक मध्यस्थ वर्ग का उदय में निकला, यानी कृषक और राजा जो थे, कृषक जो खेती किसानी करते थे, जो राजा होते थे, इनके बीच एक मध्यस्थ वर्ग यानी एक वर्ग बीच में निकला। अब वे उस राजस्व को पा रहे थे जो पहले राजा प्राप्त करता था। ठीक है, और मध्यस्थों में से यानी जमींदार जिसे बोलते हैं, कृषक और राजा के बीच में कौन हुआ? जागीरदार, जमींदार, पूंजीपति जो ये हुआ करते थे। ठीक है ना, ये एक वर्ग बीच में आया था, ये अधिक शक्तिशाली हो गए थे और शक्तिशाली स्वयं को संभावित राजाओं के रूप में भी देखने लगे थे कि वो सिंहासन पर बैठेंगे। ठीक है ना, तो ये इतना मुझे लगता है कितना काफी है आपके लिए। यदि वंश समाज के बारे में क्वेश्चन आता है और वंश समाज आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तो प्लीज इसे इग्नोर मत करिएगा, मैं अभी से बता दूं। ठीक है, कुछ अवलोकन दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे हम छोड़ देते हैं। ठीक है, ओके। जैसे आता है ऐतिहासिक परंपराओं के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संदर्भ क्या थे, जो भी जस्ट पढ़ के आए ऊपर यही है। यदि क्वेश्चन पूछता है ऐतिहासिक परंपरा में वंश समाज और राजतंत्र से क्या समझते हैं, तब भी आपको यही आंसर लिखना। ठीक है ना, क्योंकि राजनीति में जो है वो राजतंत्र आ जाएगा, सामाजिक आप पढ़ेंगे तो वंश इसमें समाज आ जाएगा, और आर्थिक पढ़ेंगे तो क्या उस वक्त के काम थे, भूमि कर, अनुदान, ये सभी चीजें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। सारांश आ गया है, मतलब ये जो यूनिट है इस तरह से फिनिश्ड हो चुकी है, फर्स्ट यूनिट यहाँ पर। और संघ का मतलब क्या होता है? जो बौद्ध अनुयायी हुआ करते थे, बौद्ध धर्म को जो मानने वाले होते थे, उनका एक संगठन होता था जो बहुत टाइम से चले आ रहे, परंपरागत का मतलब बहुत टाइम से चले आ रहे, परंपरागत रूप से 4 समूह से मिलकर बना हुआ था। यानी उस संघ में भिक्षु हुआ करते थे, भिक्षुणी यानी मेल फीमेल, उपासक और उपासिका यही फेल, तो भिक्षु और उपासक, भिक्षु में भिक्षुणी, उपासक में उपासिका, मेल फीमेल वाला था। ठीक है ना, तो यह बुद्ध तथा धर्म यानी बुद्ध की शिक्षाएं के साथ बौद्ध धर्म के आधारभूत त्रिरत्नों और त्रिविध चरणों का निर्माण करता था, संघ कहलाता है। रचित का मतलब जीवनी परक साहित्य होता है। वंशावलियां एक प्रकार की शैली जो किसी राज क्षेत्र या राजवंश का वृत्त होती है, विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। राजपुताना ये विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। छत्री, ठीक है ना, मतलब कुछ ऐसे होते हैं, मारवाड़ी, महाराष्ट्रियन, ये सभी करके मराठा, ये विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं। इतिहास के अंतर्बद्ध रूप देख लीजिए, शायद एक क्वेश्चन इससे आया था। अंतर्बद्ध रूप मतलब
दान स्तुतियों, गाथाओं और नारा संसियों के रूप में इतिहास जो प्राचीन भारतीय समाज के साहित्य में गुथा हुआ था, यानी कि जो हमें देखने को लिखने से हमें पता चलता, जो चीजें लिखी हुई हैं उससे जो हम इतिहास के बारे में पता करते हैं। और इतिहास का मूर्त रूप होता है चरित्र और वंशावलियां शामिल हो, जो उन ग्रंथों से अपेक्षित है, स्वतंत्र थी, जिन्होंने स्थान दिया गया था। तो ये इतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता जितना कि आपका भी ऊपर हम सामाजिक आर्थिक देख के आए, ठीक है ना। तो फर्स्ट यूनिट हमारी यहाँ पे फिनिश्ड हो गई है और फर्स्ट यूनिट के साथ में ये आपका जो है ब्लॉक 1 का फर्स्ट यूनिट। जी हाँ, तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है। BHI 144 है आपका भारत में इतिहास की लेखन परंपराएं, हमने इसमें यूनिट फर्स्ट देखी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट सेकंड लेंगे और मैं कोशिश करूंगी कि एक एक करके हम आपके एक साथ में ही एक सब्जेक्ट को लें, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कि फिर दूसरे जो अदर स्टूडेंट है वो वेट करते रह जाते हैं। तो हर एक सब्जेक्ट का एक एक यूनिट, एक एक वीडियो अवेलेबल करवाएंगे। तो ब्लॉक 1 फिनिश्ड हो गया है, अतीत तथा इतिहास में इतिहास क्या है हमने देखा। ब्लॉक अब हम यहाँ पे सेकंड लेंगे, प्रारंभिक भारत में इतिहास लेखन, ठीक है ना, राइट। चलिए फिर हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है, ठीक है। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आप कोई क्वेरी हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और किसी अदर सब्जेक्ट का BAG का लेक्चर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके खास तौर पे पर्सनली व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। ओके, टेक केयर, बाय।